अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। तो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले हम रोज़ाना की तरह मौसम पर बात करना चाहेंगे। अगर अभी हम लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके साथ साथ ठंडी हवाओं का राज है। ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और स्पेशली अगर हम सुबह के औकात की बात करें या रात के औकात की बात करें तो एक जो खुनकी का एहसास होता है, यस, वो मौसम का जो मज़ा है वो दोबाला कर देता है। और वैसे तो अब हम कहें कि सर्दी है तो सर्दी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम स्प्रिंग सीज़न में जो है वो एंटर हो चुके हैं और जो दोपहर होती है वो कदरे गर्म होती है। लेकिन अगर हम बारिशों की बात करें सो राइट नाउ बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कोई भी प्रोडिक्शन नहीं है। सो ये तो थी हमारी आज के वेदर अपडेट। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जनाब, पीएसएल के बाद अब अगर हम बात करें, वैसे तो पीएसएल के मैचेस का सिलसिला अभी भी जारी है और जो बकिया मैचेस हैं वो कराची में हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ को अगर देखा जाए तो कीवीज़ का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ़द जो है उस सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान पहुँच चुका है और कीवी टीम की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के मैथ मिलर और आज़ाद सिक्योरिटी माहिर रिक डिगासन इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ वफ़द जो है वो पहले मरहले में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लेगा। इसके बाद टीम के होटल और पिंडी स्टेडियम भी जाएगा, जबकि पीसीबी की जानिब से न्यूजीलैंड के वफ़द को आलाई सतही ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सो हमारी पहली स्टोरी ये है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपके साथ जनाब शेयर करना चाहेंगे, एज़ वी ऑल नो अंबानी फैमिली में शादी जो है वो हो रही है, जिसके लिए पूरी दुनिया से 1000 के करीब नामवर शख्सियात को इस शादी में शिरकत के लिए दावत दी गई है। गुजरात में इन तमाम जो सेलिब्रेशंस हैं उनको कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो बिल गेट्स जो हैं सॉफ्ट के को फाउंडर, इनकी और साथ ही साथ एज वी ऑल नो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां पर ये एक रेड़ी बांध से जो है वो चाय लेते, उसको पेमेंट करते और चाय की चुस्कियां भरते जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये डोली चाय वाला है, जिससे कि अगर हम इंस्टाग्राम पर देखें, तमाम सोशल मीडिया पर देखें, भारत में तमाम तर जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी भी नामवर शख्सियात हैं, वो अक्सर इसके पास जाती है और यहाँ से चाय जो है वो इन्जॉय की जाती है, बिकॉज इसका चाय को प्रेजेंट करने का अंदाज़ बहुत मुनफरद है, बहुत ज़्यादा निराला है और साथ ही साथ ये जो शख्स है अपने चाय को जो है बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सो बिल गेट्स की अभी आप वीडियो भी हम आपको लाहौर रंग की टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बिल गेट्स जो हैं वो यहाँ से चाय लेते, यानी कि डोली चाय वाला के साथ उनकी ये वीडियो जो है वो चाय पीते हुए वायरल हुई है। जनाब, इसी से जुड़ी एक और ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और अगली खबर जनाब हमारे पास ये है कि अंबानी ने बॉलीवुड खान्स को बरसों बाद स्टेज पर इकट्ठा कर दिया है। वीडियो जो है वो इस हवाले से वायरल हो गई है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, भारत के अरबपति ताजर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट। इनकी शादी से पहले जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं वो हो रही हैं और जिससे पूरी दुनिया से 1000 के करीब नामवर शख्सियात हैं जो इसमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें मेलिंडा गेट्स भी हैं, बिल गेट्स खुद हैं, इलॉन मस्क हैं। इसके साथ साथ भारत की नामवर शख्सियात हैं, शाहरुख खान, करीना कपूर, सैफ अली खान एंड देयर आर सो मेनी अदर नेम्स एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। और इसमें अगर हम देखें तो स्टेज पर हमें बॉलीवुड के जो तीनों खान्स हैं, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये हमें एक साथ दिखाई दिए हैं। लास्ट टाइम ये हमें 2014 में एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इकट्ठे दिखाई दिए थे और इन तीनों ने ऑब्वियसली एक डांस परफॉर्मेंस उसको शेयर किया, लेकिन तीनों जो थे वो अपने जो डांस स्टेप्स हैं उनको एक जैसा नहीं रख पाए। सो हर एक ने अपने जो थे अपने हवाले से डांस स्टेप्स उनको शो किया, शोकेस किया। और इस हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, फैंस की जानिब से इस वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है। वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे अच्छी खासी वायरल है, सो लोगों की जानिब से इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आंखों की बीमारी ग्लूकोमा पर। ये ग्लूकोमा है क्या, इससे बचाव जो है वो कैसे मुमकिन है और इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं। मजीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में मिलावट माफिया दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के बावजूद खालिस अशिया मिलना दुश्वार हो चुका है। ऐसा आखिर क्यों है, इसको भी आज हम शो में डिस्कस करेंगे। मजीद आगे बढ़ेंगे। लाहौरियों की तफरीह के लिए सोजो एडवेंचर पार्क का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस पार्क में लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की तफरीह के लिए किस किस्म की एक्टिविटीज़ अवेलेबल होंगी, ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की आमद है। यूटिलिटी स्टोर्स का 7.5 अरब रमज़ान पैकेज जो है वो तैयार हो चुका है। सो कौन कौन सी अशिया जो है वो सब्सिडाइज मिलेंगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स अ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आप सबकी सेहत को लेकर। अच्छा जी, आज हम ग्लूकोमा पर बात करने जा रहे हैं। ग्लूकोमा जो है इसको आंख का काला मोतिया भी कहा जाता है। नॉर्मली जब हम कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया की बात करते हैं, इसमें कोई भी इंसान और उसकी आंख जो है वो जल्दी क्योर हो जाती है। लेकिन अगर बात यहाँ तक आप पहुँचे और आपको अगर ग्लूकोमा का सामना करना पड़े, तो इसमें किसी भी इंसान की बसारत यानी कि विजन जो है वो शदीद मुतासर होता है। और एट टाइम्स इसको अगर टाइमली ट्रीट ना करवाया जाए तो अनफॉर्चुनेटली किसी की आंख की भी जो बिनाई है वो मुतासर हो सकती है। नॉर्मली अगर हम ग्लूकोमा की बात करें तो ये ऐसे लोगों को मुतासर करता है जो कि वल्नरेबल ग्रुप, एल्डरली ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इसमें ऑब्वियसली इसके होने की वजूहात क्या हैं, कैसे इसके हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स को लिया जा सकता है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में इस वक्त मौजूद हैं माहिर अमराज चश्म डॉक्टर अली जैन। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो हाउ वुड यू डिफाइन ग्लूकोमा डॉक्टर साहब, और इस सब के साथ साथ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ग्लूकोमा? देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने चूज किया है। मैं लाहौर रंग को एंड एवरीबॉडी आई कांग्रेचुलेट यू बिकॉज ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर, आई एम यूजिंग द वर्ड साइलेंट किलर, क्योंकि इसका क्या होता है पता एज सच पेशेंट को तब चलता है कि जब बहुत सारी बिनाई जा चुकी होती है और अल्लाह ताला की तरफ से वो एक खास किस्म का इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है और उसको फिर बड़ा मुश्किल से हम रिवर्स करते हैं। ग्लूकोमा काला मोतिया जिसे कहते हैं, उसमें आंख का प्रेशर का बढ़ना, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, यानी कि आपकी आंख के अंदर और जो नजर के अंदर जो आपका व्यू है उसमें कुछ खास किस्म के पैचेस आ जाते हैं जिसमें से आपको नजर आना बंद हो जाता है। यानी कि एक पेशेंट को नीचे से नजर आना बंद हो सकता है, साइडों से नजर आना बंद हो सकता है, ऊपर से बंद। जी, सबसे बड़ा कॉज ये होता है जिसके अंदर आपकी आंख जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो खुलिये हैं जिन्होंने आंख को दिमाग के साथ कनेक्ट करना है, उसकी जो फाइबर वो करना शुरू हो जाते हैं प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। या प्रेशर अगर कम भी हो तो वो प्रेशर के अंदर वो पेशेंट की आंख है उसमें वो फाइबर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो काला साइलेंट पेशेंट को ज्यादातर पता नहीं चलता और वो ज्यादातर मारूसी होता है। यंग बच्चों को भी हो सकता है, पैदाइशी बच्चों को भी हो सकता है और एल्डरली पीपल को भी इफेक्ट हो सकता है। तो जिनके वालिदैन, वालिद, बहन, भाई, चाचा चाची या नाना नानी, जिसको किसी को काला मोतिया फैमिली में हो और उसकी नर और बिनाई जा चुकी हो काले मोतिये की वजह से, तो वो पेशेंट और वो ग्रुप बहुत ज्यादा वनरेबल होता है कि इसको काला हो जाएगा। डॉक्टर साहब, तो मैं उनको अंडरस्टैंड लाजमी नहीं कर हमें पाई चेक करना इसके होता है। होने की क्या वजूहात है। यानी कि आंख में ऐसी क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से काला मोतिया ये जन्म लेता है? क्या 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 इसका काला लाइफस्टाइल मोतिये से की ताल्लुक है, क्या हमारे रोज के आदात से ताल्लुक है? अगर हम देखें, हम फोन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक तो चले जीन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना, बट व्हाट आर जीन्स द रेस्ट ऑफ द नंबर वन रीजंस? रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर द मॉडिफाइंग फैक्टर्स। मॉडिफाइंग फैक्टर से मुराद ये है कि काला मोतिया इनकी वजह से नहीं, लेकिन इन चीजों की वजह से उसके अंदर जो डैमेज के चांस है बढ़ जाते हैं। ब्लड कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम डॉक्टर साहब को सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात कर रहे हैं ग्लूकोमा पर, जो कि बेसिकली काला मोतिया है। इसके होने की क्या वजूहात हैं और किस तरह से इस कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है। माहिर अमराज चशम डॉक्टर अली जैन इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि कौन से रीजंस या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ग्लूकोमा का बायस बनते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे जीन्स, जेनेटिक्स, उसमें अहम रोल प्ले करते एग्जैक्टली। हैं। और बाकी जो चीजें आप डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैडम। उसके बाद आपका जिस तरह मैंने पैदाइशी मारूसी जिसमें जीन्स आ गए, दूसरे नंबर पे कम रोशनी में काम करने से आंख का प्रेशर बढ़ता है, ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आंख का प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई होने से आंख का प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक रिस्क फैक्टर है, ओल्ड एज रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं काले मोतिये को इनहेंस करने में, काले मोतिये को बढ़ाने में। तो हम लोग इन चीजों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, जीन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते या अभी उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कम रोशनी में मोबाइल इस्तेमाल करना, ज्यादा से ज्यादा मोतिया जो सफेद मोतिया है अगर उसका डिले हो जाए, सफेद मोतिया का जो टाइम है, अगर सपोज किसी डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दी कि जी सफेद मोतिया का ऑपरेशन करवा लें, वो आपने 6 महीने बजाय या 1 महीने की बजाय 6 साल गुजार दिए, 7 साल गुजार दिए, 8 साल गुजार दिए, तो उस जो डिले करने का टाइम है उसके साथ भी काला मोतिया हो जाता है और उसके साथ भी डैमेज शुरू हो जाता अच्छा है, डॉक्टर साहब, मैं प्रेशर यहाँ बढ़ पर जाता आपसे है। ये जानना चाहूंगी कि देखें, काला मोतिये की तरफ बात आना शुरू हो गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी आंख में आने लग जाएंगे, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे जिससे वी कैन असेस दैट समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर आई। एक्सीलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें बहुत ज्यादा जो इसमें ज्यादा मसला आता है, वो पेशेंट असेस ही नहीं कर पाता। वो कहता है, मैं कह रहा हूँ साइलेंट किलर। पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा होता। पेशेंट कहता है जी डॉक्टर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उसका प्रेशर 35 होता है, 40 होता है या 30 होता है, और उसको पता ही नहीं होता इस चीज का। और वो रूटीन में आता है कि डॉक्टर साहब 2-3 दिनों में सर में दर्द हो रही थी या आंख में दर्द हो रही थी, तो मैं चेक कराने आया हूँ। तो पता जी। चला कि वो कितने सालों से उस बेचारे को काला मोतिया चल रहा है और उसको इस बात का पता ही नहीं है कि उसके आंख के अंदर ये डैमेज हो रहा है। सो हम्म। इसलिए इस पेशेंट को, जिसमें रूटीन के अंदर कुछ भी नहीं महसूस होता, कुछ पेशेंट्स को आंख में दर्द होती है, कुछ पेशेंट्स जो है वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जी हमें कलर खराब होना शुरू हो गए हैं। जिस ठीक है। तरह औरतें कहती हैं कि हम मार्केट में गए हैं कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, तो हमें वो कलर इतने वाइब्रेंट नजर नहीं आते। और बड़े फ्यू पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स असेस कर लेते हैं अपने, कि जी डॉक्टर साहब मुझे इस तरह सामने नजर आ रहे हैं ना, अब इस साइड पर एक एंगल के ऊपर मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही। ये बड़े थोड़े पेशेंट्स होते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं हमारे पास जो आते हैं उनको इस बात का असेसमेंट नहीं होती। वो कहते हैं कि जी हमारे वालिद वालदा, बहन भाइयों या नाना नानी में से किसी की नजर चली गई थी, तो आपका हमने प्रोग्राम सुना या हमने बात वैसी सुनी जनरल पॉपुलेशन के अंदर कि जी जिस पेशेंट के या जिस बंदे के घर के अंदर किसी एक पेशेंट की नजर जा चुकी हो काले मोतिये से, तो वो सारे बच्चे, बहन भाई, उनकी जो आगे औलादे होती है उनमें चांस होता है कि वो काले मोती का जीन ना आ गया हो। तो जी हम असेस करने आए थे, तो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जिससे हम ये चीज असेस कर लेते हैं कि इस पेशेंट को काला मोतिया है या हो जाएगा या आगे 10 साल बाद होने का चांस है। तो उस सब को हमने प्रिवेंट करना होता बिल्कुल ठीक है। हो जी। गया, यानी कि अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये भी मालूम हो सकता है कि किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल में कितने चांसेस हैं ग्लूकोमा होने के। अच्छा, इसके साथ यस, साथ क्या कभी वेरी ट्रू। ऐसे होता है कि लाइक जो कैटरेक्ट है, जिसको हम वाइट मोतिया भी कहते हैं, दिस कंडीशन इज लाइक जी बीइंग जी वेरी जी। कॉमन, तो ये जो यस, है ये अल्टीमेटली काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाए, या ये अलहदा चीज़ है वो एग्जैक्टली। अलहदा चीज़ है? कैटरेक्ट अगर बहुत ज्यादा देर तक इंतजार किया जाए और उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो काले मोतिये में जा सकता है। ये मैंने आपको यही बात बताई है कि कैटरेक्ट कैन बी हम्म। कन्वर्टेड इनटू ग्लोकोमा अगर आप उसको डिले करते हैं। वो फेकोलिटिक ग्लोकोमा बन सकता है, फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा बन सकता है। अच्छा, with with फेकोमॉर्फिक और फेको with early diagnosis and with the right treatment, with the right strategy, is it like possible to cure it 100%? Yeah, it is 100%। manageable. देखिए अगर तो ग्लोकोमा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने पेशेंट को आपने असेस कर लिया, एक पेशेंट 40-45 ईयर्स, 40 से 45 ईयर्स जो एज होती है उसमें नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा की इनहेरिटेंस का पैटर्न आता है। 40 साल से 45 साल 50 साल की उम्र में ग्लोकोमा डैमेज शुरू कर देता है। 40 साल की उम्र की जितने इंडिविजुअल्स हैं वो अपने काले मोती के असेसमेंट करवाते हैं हमारे पास आके, सही। इस बात का कंफर्म करते हैं कि हमें काला मोतिया तो नहीं है।
40 के बाद 45 तक वो आप जा सकते हैं, और 45 के बाद ट्रीटमेंट ना होने की वजह से डैमेज शुरू हो जाता है। तो 45 से 50 की उम्र में डैमेज होने का चांस होता है। 50 के बाद अगर कोई पेशेंट आता है 50-55 के ऊपर, वो डैमेज के साथ आता है, तो फिर हमें बड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ उस डैमेज को कंट्रोल करना होता है कि वो मजीद प्रोग्रेस होकर उसकी नजर और या बिनाई तकरीबन अच्छा डॉक्टर मुकम्मल साहब, तौर वी पर आर खत्म ना रनिंग कर दे। शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं क्विकली आपसे एक ही सवाल में, मतलब ऑब्वियसली दो हिस्से बनाकर सवाल कर रही हूँ कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस कंडीशन। नंबर वन, इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, एंड नंबर टू, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं वंस ये हो गया तो। क्विकली इसका आंसर कीजिएगा। सबसे पहले ये है कि आपने इसको अर्ली डिटेक्शन के लिए असेसमेंट करवानी है। 40 साल के बाद तमाम इंडिविजुअल एक दफा लाजमी काला मोतिया की तशखीस के लिए अपने आई सर्जन को दिखाएं। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास वैल्व होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन होती हैं, सेफेस्ट इंटरवेंशन होती है जिसमें नजर भी बच जाती है, और सारी उम्र के लिए काला मोतिया क्योर भी हो जाता है, उसको ड्रॉप्स डालने भी नहीं पड़ते। अर्ली सबसे पहले नंबर स्टेज पे ड्रॉप्स के साथ किया जाता है। ड्रॉप्स के बाद फिर उसको फर्दर जो टाइम होता है उसमें अगर एडवांस हो जाए तो फिर वैल्व या सर्जिकल इंटरवेंशन करके उसको हम क्योर करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली जैन हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, आप सबके लिए भी यही पैगाम है कि 40 साल या 40 साल के बाद लाजमी तौर पर हर कुछ अरसे के बाद अपने आंखों का मुआयना करवाते रहें, ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी को भी ये कंडीशन है, अर्ली डिटेक्शन के ज़रिए इसको मैनेज और बर वक्त इसका इलाज जो है वो यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि इसके एडवर्स अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कोई भी इंसान खुदा न ख्वास्ता अंधेपन का भी शिकार हो सकता है। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, अगर हम पंजाब की बात करें, मैं तो सिर्फ पंजाब की नहीं, अगर पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन देखूं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त खालिस खुराक जो है वो खाने को नहीं है। यहाँ पर अगर हम मुख्तलिफ फूड अथॉरिटीज़, ऑब्वियसली हर सूबे की अगर अथॉरिटी की बात करें, फूड अथॉरिटी अपने ऑब्वियसली वसाइल में रहते हुए जितना इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये कार्रवाइयाँ, इनका असर होता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद ये जो माफियाज़ हैं दोबारा से सरगर्म होते हैं, मार्केट में आते हैं, मिलावट करते हैं, घटिया चीज़ें जो ऑब्वियसली जिनकी क्वालिटी, जिन चीज़ों की, फूड आइटम्स की अच्छी नहीं होती, वो बेची जाती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान ऑब्वियसली किसी भी मुआशरे में रहने वाले इंडिविजुअल्स की हेल्थ को पहुंचता है। तो आज शो के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली पंजाब के हवाले से कि पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त कितनी मुतहर्रिक है, क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, छापे मारे जाते हैं, कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन ये जो मिलावट माफिया है ये फिर से सरगर्म हो जाता है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, फिर इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मिलावट जो है वो किन अशिया में और किन जगहों पर की जाती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी ने बच्चों के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से भी एक कैंपेन जो है वो 1 मार्च से लॉन्च की है। इस कैंपेन का मकसद क्या है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो मिलावट माफिया जो है वो दिन ब दिन हमें एक्टिव दिखाई दे रहा है, सरगर्म होता चला जा रहा है। एक तरफ से कार्रवाई होती है, जुर्माने होते हैं, सजाएं होती हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद यही माफिया फिर से सरगर्म हो जाता है। सो इसके पीछे मेन वजह क्या है कि हम 100% इन चीज़ों पर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे? मैं पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक मिलावट माफिया का ताल्लुक़ है तो उसकी रूट्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मौजूद हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, FIRs करते हैं, इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं से दूसरे नाम से एक जगह को तब्दील करके जो है वो आ जाते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि पिछले एक महीने में हमने तकरीबन 79,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की, 65 FIRs हमने मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो रजिस्टर की। इसके अलावा 89 मिलियन रुपीस से ज़्यादा का हमने फ़ाइन किया। 280 से ज़्यादा हमने EPOs यानी कि जो एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर्स होते हैं जिसमें उस प्रेमिसेस को सील किया जाता है वो किए। तो ये कार्रवाइयाँ पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है। जहाँ तक दूध का ताल्लुक़ है, पिछले एक महीने में ऑल ओवर पंजाब हमने 32 मिलियन लीटर्स दूध जो है वो चेक किया, और जो ऑन एवरेज 12 से 13 लाख लीटर जो है वो डेली बनता है।
और उसके अलावा हम लोगों ने तकरीबन 1,44,000 लीटर्स उसमें से दूध जो है उसको तलफ़ किया। जिस वक्त मैंने चार्ज अज्यूम किया था आज से ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले, तो उस वक्त मैं तकरीबन 5 लाख लीटर के करीब जो है ऑन एवरेज दूध की जो है वो डेली इंस्पेक्शंस हो रही थी। तो अब वो जो है वो 100% से ज़्यादा हम उसको कर चुके हैं कि 10 लाख से ज़्यादा 11-12 लाख तक हम उसको टच करें। तो ये कार्रवाइयाँ पंजाब फूड अथॉरिटी की इंस्पेक्शंस जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आया है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी किसी भी इंस्पेक्शन का या कार्रवाई का इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। उस वक़्त 8 दिसंबर 2023 को जो डिस्कार्ड की रेशो आ रही थी वो 2% से ज़्यादा थी। ठीक है। तो इंस्पेक्शंस को ज़्यादा करने की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 0.5% से कम है। अच्छा, लेकिन देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि FIRें भी दर्ज की गई हैं और इसके साथ साथ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, लेकिन ये मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर यही मिलावट माफिया दोबारा से क्यों एक्टिव होता है, क्यों सरगर्म होता है? या तो फिर जो जुर्माने आयद किए जाते हैं वो पे करके दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि जो सज़ाएं हैं उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं कि यही मिलावट माफिया हमें फिर से बाज़ारों और मार्केट में या लोगों की सेहत के साथ हमें खेलता हुआ दिखाई देता है। मैम, इसमें महल टेक्निकली 2 इश्यूज़ हैं। थोड़े दिन पहले मेरी सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन से भी जी पंजाब साहब से भी इस हवाले से बात हुई। हम इंशाल्लाह अभी गवर्नमेंट और कैबिनेट इंशाल्लाह आ रही है। हमारा जो एक्ट है उसके अंदर टेक्निकली 1 से 2 ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो मिलावट है वो एक बेलेबल ऑफेंस है। अगर ये नॉन बेलेबल होगा और हम इंशाल्लाह इसको, इस अमेंडमेंट को जो है ना वो असम्बली के अंदर लेके आ रहे हैं, कैबिनेट के पास लेके आ रहे हैं कि इसको जो है वो बेलेबल नहीं होना चाहिए ताकि वो डेटरेंस कायम रहे। मैं ये समझता हूँ कि जो मिलावट वाले लोग हैं वो बच्चों के, ख़वातीन के, वो समाज के दुश्मन हैं। उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस हमारे पास तो है। कोर्ट से भी मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट उनको सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको उनको देख के इबरत आए कि जिसने मिलावट की थी उसको 2 साल सज़ा हुई है, उसको अच्छा, 5 साल। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम लाहौर में देखें तो लाहौरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खाबे के शौकीन हैं। अब चाहे आप इनको जो मर्ज़ी खिला दें, दे आर मोर कंसर्न्ड विद द टेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ अस। अच्छा, अगर हम लाहौर की बात करें या इवन पाकिस्तान की भी बात करें तो खाने का कारोबार जो है लाइक इट्स ऑन द बूम, और इसको अगर हम देखें तो बहुत से रेस्टोरेंट्स ये जो हैं बहुत दिन ब दिन जो है इनमें तेज़ी के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी के पास इतनी टीम है, इंस्पेक्शन की टीम्स या इतना अमला है कि इन सारे रेस्टोरेंट्स की जांच पड़ताल, चेक एंड बैलेंस, और ऑब्वियसली फिर बहुत सी जगहों पर ऐसे ठेले भी लगे होते हैं या काउंटर्स लगे होते हैं, सो वहाँ पर चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके? मैं ये यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहबा की भी हमें ये हदायत हैं कि जो फ़ूड की इंस्पेक्शंस हैं उनको ज़्यादा किया जाए और ख़ालिस फ़ूड की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। हमारी पूरे पंजाब में 138 जो है वो टीम्स काम कर रही हैं। हम जो है ना मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, सैटरडे और संडे भी हम ऑफ़ नहीं करते। वीक में अपनी टीम्स को, हर बंदे को एक छुट्टी ज़ाहिर है वो हम देते हैं, लेकिन कोई भी दिन को मिस नहीं करते। अब इस सारी कार्रवाइयों के बावजूद बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि हम रेस्टोरेंट्स के हवाले से अलहदा से कैंपेन्स करते हैं। 70,000 किलोग्राम से ज़्यादा हम जो मीट है उसको पिछले 2-2.5 माह में तलफ़ कर चुके हैं कि जो कि मुज़र सेहत था या सम केसेस में एक्सपायर्ड भी था। इसी तरह से हम स्पाइसेस को भी बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ लेकिन क्या में। कभी ऐसे हुआ है, क्योंकि हमने तो बहुत नामवर रेस्टोरेंट्स को देखा और उनको बंद होते, उनको सील होते देखा, लेकिन फिर अल्टीमेटली पंजाब फूड अथॉरिटी पर भी प्रेशर आता है, कहीं ना कहीं से सिफारिश आती है, कहीं ना कहीं से बैक किया जा रहा होता है ऐसे रेस्टोरेंट्स को, एंड अल्टीमेटली यूड हैव टू री ओपन दोज रेस्टोरेंट्स। सो क्या अथॉरिटी
इंडिपेंडेंट या किसी के प्रेशर में ना आए, ये कैसे मुमकिन होगा? मैम इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी कॉर्नर से इस तरह की सिफारिश नहीं आती कि आप इस रेस्टोरेंट को खोल दीजिए। मैं सब अथॉरिटीज़ का, जनाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, वज़ीर आला साहबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि कभी हमें इस तरह की कोई प्रेशराइज़ या इस तरह की सिचुएशन, बल्कि इनकरेज किया जाता है कि आप जो है लीगल एक्शन जो बनता है उतना लें। जहाँ तक उसको दोबारा से खोलने का ताल्लुक़ है, तो जब हम EPO नाफिज करते हैं, उस प्रेमिसेस को सील करते हैं upon सर्टन लेकुनास, जब वो उनको फुलफ़िल कर लेते हैं, हम हमारी कंप्लायंस कर देते हैं, उसके बाद उसकी कानून के मुताबिक हेयरिंग होती है और उसके बाद उस EPO को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उस प्रेमिसेस को डीसील कर दिया जाता है। तो मकसद हमारा ये नहीं है कि हम बिज़नेस को बंद करें, हमारा मकसद ये है कि हम जो अच्छा बिज़नेस है, जो कि खालिस खुराक की फ्राहमी के हवाले से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबाज काम करें, हम उनको इनकरेज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी पर काम क्वालिटी हो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी होगी तो प्रिवेंटिव साइड ऑफ द हेल्थ जो है वो ये कहती है कि अगर आपका अच्छा फूड है, खालिस फूड है, तो फिर आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके जो हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स हैं वो अच्छे इंडिकेटर्स सबसे अच्छे ज़्यादा होंगे। जो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, तो आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पर नज़र आते हैं? क्योंकि हम हमेशा से लाहौर में, पंजाब में दूध का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सुनते आए हैं, और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सा जो दूध है वो कसूर के रास्ते जिन ब्लू कंटेनर्स में लाहौर पहुंचाया जाता है, इस हवाले से हमेशा से कंप्लेंट्स आती हैं, और वो जिस चीज़ में रख कर लाहौर पहुंचाया जाता है, और बहुत सा दूध ऐसा भी होता है जो सर्फ से ऑब्वियसली बनाया जा रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ पर फेस करनी पड़ती है? क्या सबसे ज़्यादा चीज़ मुज़रे सेहत है? और दूध की अगर हम बात करें तो इस हवाले से क्या इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि लोगों की घरों तक जो है वो खालिस दूध पहुँचे? मैम इसमें दूध के हवाले से एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। जैसे कसूर है वो सोर्स है, लाहौर सिंक है। उकाड़ा है वो सोर्स है, लाहौर है सिंक। के जो आर्टरीज़ होती हैं या छोटे शहर होते हैं वो सोर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेयरी फार्म पाए जाते हैं, और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे आके उस दूध ने जो है वो आना होता है। नंबर वन तो ये है कि हम अपने सारे जितने भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नाकाजात होते हैं। सुबह और शाम दूध के आने के टाइम पे टीम्स मौजूद होती हैं वो, और उसकी इंस्पेक्शन कर रही होती हैं। नंबर टू ये है कि हम लोग मिल्क ट्रेसेबिलिटी के हवाले से एक स्कीम जो हमने खुद ही कंसीव की, उसको इंशाल्लाह हम शुरू कर चुके हैं। जहाँ तक उस स्कीम का ताल्लुक़ है तो उसमें मिल्क के जो सोर्सेज हैं, दैट इज़ के मिल्क शॉप, मिल्क कैरिंग व्हीकल, जो भी वो व्हीकल है, उससे पीछे कलेक्शन सेंटर है और उसके पीछे डेयरी फार्म है, इन सब की हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारा जो एंड सोर्स है दैट इज़ द डेयरी फार्म, हम उस तक जाएंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ़ एनिमल्स को जो है वो करेंगे, और सारा ये हम जियो टैग भी कर रहे होंगे, और इस सारे डेटा को हम जो है वो डिजिटल भी कर रहे होंगे, और हम इससे जो है वो हमें पता चल जाएगा कि कितना दूध अदरवाइज़ मार्केट में मौजूद है और उसकी जो कंजम्पशन है वो कितनी आ रही है, मीनिंग देयर बाय के जो दरमियान का गैप है वो कहाँ से आ रहा है। तो मिल्क ट्रेसेबिलिटी की हमारी स्कीम 15 फ़रवरी से शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। अच्छा, मेरा इसका एक और सवाल ये भी था कि आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, जैसे दूध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या अगर हम देखें तो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बिकना, ये भी लाहौर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। सो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको किस हवाले से नज़र आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के साथ? इन चीज़ों में, स्पाइसेस में, किन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में मिलते हैं? मेरा ख्याल है दूध और गोश्त जो है ये टॉप ऑफ द लाइन है। दूध नंबर वन, दैन गोश्त, उसके अलावा स्पाइसेस हैं, उसके अलावा जो मुरब्बा जात होते हैं, अचार, मुरब्बा जात, ये हैं। ये चंद एक इसी तरह से बच्चों के जो स्नैक्स हैं, बच्चों के वो कैंडी, टॉफ़ीज़, इस सेक्टर के अंदर भी जो है ना वो बेशुमार इश्यूज़ हैं। तो अगर मैं इनको इस तरह से, और दैन बेकर्स और कन्फेक्शनर्स जो है वो छठे नंबर पे आएंगे, और वहाँ पर भी काफ़ी जो है वो इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम तो एनालाइज़ भी करते हैं अपनी फील्ड टीम्स की रिपोर्ट्स को, उसके ऊपर डीब्रीफिंग सेशंस भी करते हैं, और उसकी रोशनी में फिर अपनी जो है ना वो पॉलिसीज़ को मुरतब करते हैं कि हमारा एक्शन प्लान जो है इस सारे इश्यूज़ को कर्व करने के हवाले से क्या होगा। अच्छा, और इस सब में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस शहर में, पंजाब के किस शहर में देखने में आती हैं? क्या ये लाहौर है, कसूर है?
सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो मिलावट है वो हमें कहाँ देखने में मिलती है? मैंने जैसे अर्ज़ किया ना, जो सिंक होता है ना, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे तो सिंक इज़ लाहौर। सिंक इस लाहौर, इसी तरह से बड़े शहर जो होते हैं वो सिंक होते हैं, ठीक है। रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, इसी तरह से मरी के अंदर, इन शहरों के अंदर, फैसलाबाद के अंदर इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वहाँ पे इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि दूध के हवाले से हम अभी मिल्क टेस्टिंग किट भी इंशाल्लाह जो है वो हमारी पेटेंसी के लिए PSCIR में जा चुकी है। जब वो वहाँ से अप्रूव होती है तो हमारे लिए दूध को चेक करना मज़ीद आसान हो जाएगा। अच्छा, इफ़ आई बीइंग अ ले पर्सन और या किसी और मैं लेमैन की बात करूं और उसको कहीं पे भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में, किसी स्टॉल पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा और यहाँ कोई प्रॉब्लम है, सो डायरेक्टली कोई भी शहरी उठ के पंजाब फूड अथॉरिटी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं? एंड इफ़ येस, सो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर? मैम सिंपल सा प्रोसीजर है, हमारा हेल्पलाइन है 1223। कोई भी शहरी उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। हमारी टीम्स जो है उसको उसी वक्त शिफ्ट करती हैं और जो मुतलका फील्ड टीम होती है उसको डायरेक्ट कर देती हैं, और कंप्लेंट्स का हम वीकली बेसिस के ऊपर जायज़ा लेते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि 100% उन कंप्लेंट्स को जो है वो एड्रेस किया जाए। समटाइम्स लोग ऐसे ही प्रैंक कंप्लेंट्स भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जो इशू वाली होती हैं हम उसको एड्रेस करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इंक्लूसिव अप्रोच होती है, जिसके अंदर सोसाइटी ने, जिसके अंदर मीडिया ने, जिसके अंदर टीचर्स ने, उलमाए किराम ने, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने अपना किरदार अदा करना होता है। फूड अथॉरिटी तो एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है गवर्नमेंट का, जो कि इंस्पेक्शंस भी करती है, जो कि रेगुलेट भी करती है फूड सेक्टर को। इसके साथ साथ इन सब लोगों का, सिविल सोसाइटी का भी अपना किरदार है कि वो भी अपना मुस्बत किरदार अदा करें, क्योंकि अगर हमने आज, जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन कैंपेन के हवाले से भी मैं अभी थोड़ी देर में अर्ज़ करूँगा कि अगर आज हमने इन चीज़ों का तदारुक नहीं किया तो बच्चों की सेहत जो है वो मुझे कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मेरे दो सवाल रह गए और मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है। मैं ये जानना चाहूँगी रमज़ान के हवाले से हाउ पंजाब फूड अथॉरिटी इज़ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, और दूसरा ये कि अगर हम बच्चों के हवाले से आपने जो 1 मार्च से कैंपेन लॉन्च की है, इसका क्या मकसद है? दोनों चीज़ों को क्विकली ज़रा आंसर कर दीजिए। मैम, रमज़ान के हवाले से इस तरह से है कि हम सिर्फ 2 से 3 टीम्स जो हैं बड़े शहरों के अंदर, जैसे कि लाहौर है, दोपहर के लिए रखेंगे, जस्ट जो कि लारी अड्डास वगैरह होते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग की सहरी के हवाले से, अफ्तारी के हवाले से हमारी टीम्स एक्टिव होंगी। मैं ख़ुद भी, हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स उन टीम्स में मौजूद होंगे, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि सहरी और अफ्तारी जो है वो उसके जितने भी फूड पॉइंट्स हैं हम उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। और बच्चों के हवाले से जो कैंपेन है, बच्चों के हवाले से कैंपेन हमें इस तरह से है कि बच्चे तकरीबन 40% बच्चे पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उसमें से लेबर स्कूल्स के बच्चे, इसी तरह से पब्लिक स्कूल्स के बच्चे जो हैं ज़्यादा इश्यूज़ का शिकार हैं। हम महीने में एक दिन जो है वो स्कूल न्यूट्रिशन डे मनाएंगे अक्रॉस पंजाब, ठीक है, ऑल पब्लिक, ऑल प्राइवेट, ऑल स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स को हम जो रिलेटेड मटेरियल है वो देंगे, ताकि उनको पता चले कि बच्चों की हेल्दी डाइट क्या होगी। नंबर 3 हम इंशाल्लाह ये भी कर रहे हैं कि हम फिलंथ्रोपिस्ट के साथ मिलके पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में, जहाँ पे तकरीबन 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नाश्ता भी नहीं करके आते, तो हम उनकी मॉर्निंग या डे मील के हवाले से भी इंशाल्लाह इक़दामात बड़ी जल्दी करेंगे, ताकि वो बच्चे जो हैं, हमारा जो मुस्तकबिल शानदार में इसी तरह से होगा कि अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी हेल्थ पर ऑब्वियसली काम किया जाएगा, और आप बहुत ज़बरदस्त काम करें, बट वी होप कि मज़ीद ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से ये जो कार्रवाइयाँ हैं इतने मौसर अंदाज में सर अंजाम दी जाएँ कि कोई भी मिलावट माफिया जो है इनके बाद सरगर्म ना हो सके। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूज़, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।